हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है कीमत लोच वो खत्म होने के कगार पर है। हमने इसके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न तो हमने सॉल्व कर ही लिए थे। अब हम करेंगे इसके लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न को हल। तो हम करते हैं शुरू। सबसे पहले हम हल करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसका कि पहला क्वेश्चन है ये, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले दो कारक समझाइए। अब आपको छोटे क्वेश्चंस में यही पूछेंगे, दो कारक बताने हैं, तीन कारक बताने हैं। तो आपको मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले मैंने 7 कारक बताए थे, उनमें से किसी भी 2 कारक का वर्णन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, तो आपको लिखना है जिसके अधिक प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी, तो क्या होगा, उसके मांग की लोच लोचदार होगी। और जिसके कम प्रतिस्थापन वस्तुएं जैसे कि गेहूं, तो मांग की लोच कैसी होगी, बेलोचदार। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इस तरीके से इसका उत्तर लिखना है। और जो दूसरा कारण है वो लिखा है उपभोग को स्थगित करना। जिसका उपभोग स्थगित किया जा सकता है तो इसमें मांग मात्रा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, तो इसीलिए मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार। जैसे कि कार खरीदना है या फिर घर खरीदना है और जिसके उपभोग को स्थगित नहीं किया जा सकता, वर्तमान में उपभोग आवश्यक है, तो मांग की लोच कैसी होगी, बेलोचदार। यही आपको इसका उत्तर लिखना है। तो कोई भी 2 कारक आपको बताने हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे कारक बताए थे, वस्तु की प्रकृति है, समयावधि है, उपभोक्ता की जो आय है उसमें वस्तु का महत्व कितना है। तो आप कोई भी 2 कारण का वर्णन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इन दोनों कारणों का वर्णन किया है, आप कोई भी 2 कारक लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पूर्णतया बेलोच मांग और पूर्णतया लोचदार मांग वक्र को चित्र बनाकर समझाना है। तो पूर्णतया बेलोच मांग वक्र कैसा होता है, y अक्ष के समानांतर। पूर्णतया लोचदार कैसा होता है, x अक्ष के समानांतर। बस आपको यहाँ बताना है ED कितनी होती है, 0। यहाँ पर ED कैसी होती है आपकी, अनंत। यहाँ पर आपको बताना है कीमत में तो परिवर्तन हो जाता है, जबकि मांग मात्रा कैसी रहती है, स्थिर। यहाँ पर आपको बताना है कीमत स्थिर रहती है, जबकि मांग मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। तो आप इसको चित्र बनाकर समझा सकते हैं, मैंने आपको पाठ में भी बहुत अच्छे से बता दिया था। तो इस तरीके से आपको पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र को बताना है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं कि पूर्णतया बेलोच और पूर्णतया चित्र बनाकर। मैंने आपको चित्र तो बनाना पहले ही बता दिया, अब इसके बारे में आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन से उस पर मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही था ना कि इसमें कीमत में जो परिवर्तन इस पर मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसमें क्या होता है, पूर्णतः लोचदार में सारी बातें आपको लिखी हुई है कि पूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता है कि कीमतों में जो स्थिर रहती है, मांग मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। यदि थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है तो मांग मात्रा कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और क्या कौन सी वस्तुओं में पाया जाता है, समरूप वस्तुओं में पूर्णतः लोचदार मांग वक्र पाया जाता है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। और ये जो हमने जो सारे डायग्राम हैं ये बनाए हैं, वो दोनों डायग्राम आपको इसमें बनाकर आने हैं, पूर्णतया बेलोचदार में और पूर्णतया लोचदार में। अब आगे के लिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिशत विधि से मांग की कीमत लोच कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रतिशत विधि से आपको सूत्र बताया था मैंने, मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। आपको इस तरीके से इसमें लिखना है। और चाहें तो आप ये वाला सूत्र जो बताया था, डेल्टा Q बटे डेल्टा P इंटू P बटे में Q, इसको भी आप डिराइव करके, जैसे मैंने आपको बताया था ना इस वाली विधि से, उस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए हम निबंधात्मक प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों को चित्र बनाकर समझाइए। तो आपके सामने कितनी श्रेणी थी, 5 श्रेणी थी। उन 5 श्रेणियों को आपको चित्र बनाकर समझाना है। जैसे कि मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, उस पूरे वीडियो को आप इसमें देख सकते हैं और उसके अनुसार आपको इसके आंसर लिखने हैं। जैसे कि आपने लिख लिया पूर्णतः लोचदार, तो यहाँ पर आपको बनाना है पूर्णतः लोचदार में अनंत मांग लोच में, जैसे मैंने बताया कीमत तो स्थिर रहती है और मांग मात्रा परिवर्तित होती रहती है। तो मांग की लोच कैसी होती है, अनंत होती है। ठीक है, इसके बाद आपको लोचदार मांग में बनाना है। तो लोचदार मांग में देखते हैं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, इस तरीके से कीमत में जो परिवर्तन होता है उसके तुलना में मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है, डेल्टा P और डेल्टा Q। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मांग की लोच कैसी है, इकाई से अधिक।
इस तरीके से बनाना है। इसके बाद है इकाई के बराबर, तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अर्थात कौन सा मांग वक्र, आयताकार अतिपरवलय बनाना है कि कीमत में जितना परिवर्तन होता है उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर डेल्टा P और डेल्टा Q क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, मैं ओनली रिवाइज कर रही हूँ, इसलिए ध्यान रखना। बेलोचदार मांग की लोच में मैंने क्या बताया था, नीचे की ओर एकदम सीधा खड़ा हुआ मांग वक्र होता है। ठीक है, कीमत में परिवर्तन अधिक होता है जबकि मांग मात्रा में परिवर्तन कैसा होता है, कम, डेल्टा P और डेल्टा Q। तो मांग की लोच कैसी होती है, इकाई से कम। इस तरीके से बनाना है। और जो पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र है उसमें मैंने बताया था y अक्ष के समानांतर होता है क्योंकि कीमत में परिवर्तन होता है जबकि मांग मात्रा स्थिर रहती है। ED बराबर कैसी होती है, शून्य होती है। ये तो मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो इस तरीके से आपको पांचों मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं वो आपको बतानी है, जो कि मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया। अब तो आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। आपको इस तरह से क्लियरली इनके डायग्राम बनाने हैं। इसके बारे में जो मैंने आपको लिखवाया था वो आपको अच्छे से लिखना है और उनको लिखते वक्त ध्यान रखना है कि आपको कोई गलती नहीं करनी है। कहीं आप पूर्णतः लोचदार में शून्य लिख दें, पूर्णतः लोचदार में अनंत आएगा, पूर्णतः बेलोचदार में शून्य आएगा। इन सब चीज़ों का आपको बारीकी से ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां। तो मैंने तीनों विधि बताई थी आपको, आनुपातिक और प्रतिशत विधि, इसके बाद बताई थी मैंने बिंदु और ज्यामिति विधि, और तीसरी मैंने बताई थी आपको कुल व्यय विधि। तो आपको तीनों विधि का वर्णन करना है। अनुपातिक प्रतिशत विधि में आपको ये सूत्र लिख देना है, चाहे तो आप इसका वो भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q बटे डेल्टा P इंटू Q। इसका एग्जाम्पल भी आप कोई ना कोई दे सकते हैं। इसके बाद ज्यामितीय विधि में मैंने बताया था मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर यदि हमें क्या ज्ञात करनी है, मांग की लोच, तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसके विभिन्न बिंदुओं पर हमने किस तरीके से ज्ञात की थी वो सारा वर्णन आपको इसमें करना है। और जो तीसरी विधि है वो कुल व्यय विधि, उसका भी मैंने आपको बताया था कि कीमत में कम होने पर या कीमत में कमी होने पर कुल व्यय में कमी, कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय में वृद्धि। तो इसका मतलब कैसी है मांग की लोच, बेलोचदार। यदि कीमत में कमी या कीमत में वृद्धि होने से कुल व्यय परिवर्तित नहीं होता तो कैसी है मांग की लोच, इकाई के बराबर। कीमत में कमी होने से कुल व्यय बढ़ जाता है, कीमत में वृद्धि होने से कुल व्यय कम हो जाता है, तो मांग की लोच लोचदार है। आप इसमें वो डायग्राम मैंने समझाए थे नीचे के जो भी आयत हैं उनके क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो भी आप बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो मैंने एग्जाम्पल बताए थे वो भी आपको इसमें मेंशन करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये है मांग की लोच को मापने की विधियाँ। अब अगला क्वेश्चन है मांग की लोच के निर्धारित घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको मांग की लोच को जो भी घटक प्रभावित करते हैं, मैंने 7 कारक बताए थे आपको, यही 7 कारक थे। वस्तु की प्रकृति, तो वस्तु की प्रकृति में कैसे होता है, तो आपको लिखना होगा कि आरामदायक वस्तुओं में इकाई के बराबर मांग की लोच होती है, इसके उदाहरण। विलासिता की वस्तुओं मांग की लोच लोचदार होती है, इसके उदाहरण। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं में मांग की लोच बेलोचदार होती है, इसके उदाहरण। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, जैसे मैंने आपको लिखवाया था वैसे ही आपको इसको लिखना है। इसके अलावा आप अपनी जो बुक है उसको भी आप देख सकते हैं कि जिसके प्रतिस्थापन अधिक है तो मांग की लोच लोचदार, जिसके प्रतिस्थापन वस्तुएं कम है उनकी मांग बेलोचदार होती है। इसके तीसरा लिखेंगे वस्तुओं के विभिन्न उपयोग, जिनके बहुत सारे उपयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार, जिनके एक ही उपयोग होता है उसकी बेलोचदार। उपभोक्ता की बजट में वस्तु की महत्ता, यदि उपभोक्ता की बजट में जो वस्तु है उसका कम खर्च करता है जैसे कि माचिस, सेफ्टी पिन, तो बेलोचदार। यदि उपभोक्ता की बजट में उस वस्तु की अधिक महत्ता है जैसे कि कार है, घर है, तो मांग की लोच लोचदार होती है। उपभोग को स्थगित करना, जिस वस्तु के उपभोग को स्थगित किया जा सकता है फ्यूचर में जैसे कि घर खरीदना, कार खरीदना, तो मांग की लोच लोचदार। जबकि वर्तमान में उपभोग आवश्यक है तो कैसी होगी, बेलोचदार। इसके बाद उपभोक्ता की आदतों पर, यदि उपभोक्ता किसी वस्तु का आदी है जैसे कि सिगरेट है, तंबाकू है, शराब है, तो मांग की लोच कैसी होगी, बेलोचदार। जबकि यदि उपभोक्ता आदी नहीं है तो कैसी होगी, लोचदार। इसके बाद है समय अवधि, तो अल्पकाल में तो कैसी होती है, बेलोचदार। जबकि दीर्घकाल में मांग की लोच कैसी होती है, लोचदार। इन सब का आपको डिटेल में वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है मांग की कीमत लोच। अब हम अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे हमारे अगले लेसन के साथ, जिसका के नाम है पूर्ति की अवधारणा। जैसे हमने मांग पढ़ा था वैसा ही पूर्ति है और वैसे ही सारी चीज़ें इसमें कंसेप्ट वाइज दे रखी है, तो आपको पूर्ति तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। पूर्ति पढ़ने से पहले एक बार मांग का रिविजन जरूर कर देना ताकि कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने आपको कहा था ना सारे लेसन कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं,
है ना। तो ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये सारे लेसन जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, कीमत लोच, पूर्ति की मांग की अवधारणा, इसके अलावा हमने सेकंड फर्स्ट जो भी लेसन पढ़ा है आप सबको अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि पेपर में इनसे रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। इकोनॉमिक्स इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना लगता है, आपको केवल क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आपको उसको दोबारा सुनना है और फिर पढ़ना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।